हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी पीआईबी ज्ञान की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आरबीआई ग्रेड बी के स्टूडेंट्स के लिए और जो भी बच्चे बैंक्स के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस, एसबीआई, उनके लिए गुड न्यूज़ है। 2026 के लिए आपके लिए बैच स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। आप ज्वाइन कीजिए, तैयारी अपनी शुरू कीजिए। वेट मत कीजिए कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी को शुरू की करेंगे। देखिए वो तो सब आता ही रहता है। आप तैयारी जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना देखो कवर करना आसान रहेगा, उतना इजीली आप उस दिन से करंट अफेयर्स कवर कर सकोगे। आपको कोर्स है बिगनर टू बैंकर कोर्स बाय बैंकर्स यूनिवर्सिटी। इस कोर्स में आपको बेसिक टू एडवांस्ड वीडियो क्लासेस मिल जाती है बाय एक्स मैनेजर्स जिन्होंने खुद बैंक के एग्ज़ाम्स क्लियर किए हुए हैं। देन 1-on-1 पर्सनल गाइडेंस मिलता है आपको। सिलेबस का सारा कवरेज होगा आपका, स्टडी नोट्स और प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेगा और डाउट क्लियरेंस सपोर्ट भी आपको मिलता है। कोर्स को लेने का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और जो कोर्स है ये आपके देखिए 2 वर्जन्स में अवेलेबल है, स्टैंडर्ड एंड प्रो। स्टैंडर्ड आपका जो है इसमें आपको सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल होता है। प्रो वर्जन में ऑनलाइन तो सब अवेलेबल होगा, प्लस आपको फेज़ 2 की आरबीआई की बुक्स होम डिलीवर्ड होती हैं। आपके स्टैंडर्ड कोर्स का प्राइस है 4899, आफ्टर डिस्काउंट 55% का डिस्काउंट चल रहा है अभी इस पर। प्रो वर्जन का है 8499 और ये भी डिस्काउंटेड प्राइस है आपका, 60% डिस्काउंट चल रहा है। तो जल्दी लीजिए और अभी अपने जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ये कोर्स को लीजिए और अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। चलिए आपकी पहली न्यूज़ है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स सीबीआईसी जिसे हम बोलते हैं, इंट्रोड्यूसेस डेफर्ड कस्टम्स ड्यूटी पेमेंट फैसिलिटी फॉर एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इम्पोर्टर्स। और ये स्कीम आपकी अनाउंस हुई थी यूनियन बजट 26-27 जो हाल ही में आपका लाया गया है बजट। तो आपने अगर अभी तक नहीं पढ़ा है, देखिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको बहुत अच्छी तरह बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए उसके हाइलाइट्स, तो ये अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा। और जो भी बिगनर टू बैंकर कोर्स के बच्चे हैं आपके लिए कोर्स में ही अवेलेबल है, बिल्कुल डिटेल में सारा एनालिसिस है उसका कि हमारे बजट का, इकोनॉमिक सर्वे का रिसेंट, तो आप वहाँ पर जाके ज़रूर इसे पढ़िए। चलिए अब हम इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं कि क्या उन्होंने निकाली है सीबीआईसी ने। तो इस स्कीम का नाम है आपका एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इम्पोर्टर ईएमआई स्कीम। तो इसमें बेसिकली क्या है, ये स्कीम क्यों निकाली गई है कि जो भी इम्पोर्टर्स हैं ना, देखो अब क्या होता है जब भी आप इम्पोर्ट करते हो पैसा आपको देना होता है, बहुत सारा पैसा। देखो इम्पोर्ट ऐसे नहीं होता कि सिर्फ आपका कुछ हज़ारों में हो गया, लाखों में, करोड़ों करोड़ों का इम्पोर्ट होता है। तो उसके लिए ना बहुत सारा कैश फ्लो और लिक्विडिटी चाहिए होता है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को, ठीक है। और देखो वो क्या है, जब वो मैन्युफैक्चर करेंगे तो वो सामान बाहर एक्सपोर्ट ही करेंगे ना, उससे बेनिफिट होगा। तो फिर उन मैन्युफैक्चरर्स की मदद करने के लिए, ताकि उन पे कैश फ्लो बना रहे, उनकी लिक्विडिटी बनी रहे, उनके लिए ये स्कीम निकाली गई है ईएमआई यानी कि एलिजिबल मैन्युफैक्चर इम्पोर्टर स्कीम। इसमें क्या होगा, जो फिजिकल क्लियरेंस ऑफ गुड्स है उसे डीलिंक कर दिया गया है फ्रॉम पेमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। पहले क्या होता था, मानो आप कुछ भी इंपोर्ट करते हो, ठीक है, तो क्या होता है जब तक आपने कस्टम ड्यूटी नहीं पे की ना तब तक आपको आपका सामान नहीं मिलेगा कस्टम से। लेकिन अब इस चीज़ को उन्होंने स्कीम के अंदर डीलिंग किया है। चलिए अब हम हाइलाइट्स देख लेते हैं। स्कीम का क्या है, पहले क्लियर फर्स्ट पे लेटर प्रिंसिपल पर अभी चलेगी, मतलब आपके गुड्स पहले क्लियर हो जाएंगे, पेमेंट कस्टम्स ड्यूटी की आप बाद में भी कर सकते हैं। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट कब से स्टार्ट हो रही है, April 1 2026 से ये आपकी स्कीम स्टार्ट होगी और March 31 2028 तक रहेगी। एंड इसमें बेसिकली क्या है कि आपको जो कस्टम ड्यूटी है हर क्लियरेंस के टाइम देने की अब ज़रूरत नहीं है। जो भी एलिजिबल मैन्युफैक्चर इंपोर्टर होगा वो पूरा क्यूमुलेटिव ड्यूटी जो मंथली बेसिस पे, पूरे मंथ में जो भी उनका सामान आया मंथली बेसिस पे आपकी ड्यूटी का टोटल करो और उसको पेमेंट कर दो। तो अलग अलग देखो, आपके जो मार्च महीने का रहेगी, मार्च महीने की तो 31 मार्च को करनी है, बाकी हर महीने की आप अगले जो नेक्स्ट मंथ होगा उसके आपको फर्स्ट वीक के अंदर करनी रहेगी। ऐसे उन्होंने पूरी स्कीम में डिफाइन किया है। और ये किसके अंडर होगा, योर डेफर्ड पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी रूल्स 2016। अब इसके साथ साथ एईओ इंटीग्रेशन, तो जो स्कीम है इसमें आपका ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम जो है
जो स्कीम है उसके भी इंटीग्रेट किया गया है। सो जो भी अप्रूव्ड EMIs हैं उनको कहा जाएगा कि आप अपग्रेड करें टू AEO T2 या AEO T3 स्टेटस ड्यूरिंग दिस 2 year विंडो टू सिक्योर परमानेंट बेनिफिट्स। क्योंकि आपका AEO प्रोग्राम एक और प्रोग्राम है जो CBIC चलाती है, उसके भी देखो अपने बेनिफिट्स होते हैं, तो उसके लिए भी उनको इनकरेज किया जाएगा कि आपको जिससे बेनिफिट मिले। और इसके साथ साथ जो भी एग्जिस्टिंग Tier 2 और Tier 3 AEOs हैं, बजट में उनके लिए प्रपोज किया गया है डबलिंग द ड्यूटी डेफरल पीरियड फ्रॉम 15 to 30 days। तो जो ये डेफरमेंट है ना कि आपको 15 दिन की बजाय 30 days तक की डेफरमेंट, मतलब महीने तक आपको ड्यूटी आपकी डेफर हो सकती है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन है ये जो हम EMI में बात करी जा रहे हैं एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर, वो कौन है? तो सबसे पहले क्या होंगे, वो जो भी हैं वो इम्पोर्टर भी होने चाहिए एज़ पर कस्टम्स एक्ट एंड मैन्युफैक्चरर भी होने चाहिए। मैन्युफैक्चरर को कौन होंगे, जो आपके CGST एक्ट के अंदर मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन दी हुई है। इसमें जो EMIs है उनका टर्नओवर, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर होना चाहिए 5 करोड़ से ऊपर का इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तभी वो एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ 2 years ऑफ बिजनेस कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए, मतलब 2 साल से आप बिजनेस चलाते हुए होने चाहिए, और एक क्लीन लीगल रिकॉर्ड होना चाहिए, कोई आपके ऊपर केस ना चल रहा हो। एंड आपने इससे पहले आपका पूरा GST कंप्लाइड होना चाहिए, कस्टम्स आपने बिल्कुल टाइम पे दिए होने चाहिए, आपके GSTR 3B रिटर्न्स फाइल होनी चाहिए प्रॉपरली। इसके साथ साथ एटलीस्ट 25 बिल्स ऑफ एंट्री, या फिर जिसे हम शिपिंग बिल्स बोलते हैं, ये आपके इशू होते हैं जब आपका कोई भी सामान किसी और कंट्री से आपके पास आ रहा होता है। सो एटलीस्ट 25 आपके बिल्स फाइल्ड होने चाहिए इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। MSMEs के लिए ये सिर्फ 10 का है कि 10 बिल्स होने चाहिए। और जो हैं ऑब्वियसली फाइनेंशियल हेल्थ तो होनी चाहिए, पॉजिटिव आपका नेटवर्थ होना चाहिए जिसे सर्टिफाई करेगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब जब ये आप पूरे फुलफिल करोगे तभी आपको इस स्कीम के अंदर ये बेनिफिट मिलेगा कि आप मंथली बेसिस पर अपनी कस्टम ड्यूटी क्यूमुलेटिवली पे करो। चलिए नेक्स्ट है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कॉमेमोरेट्स 25th फाउंडेशन डे। चलिए BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में हम जान लेते हैं। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत काम करती है। इसे March 1, 2002 में इस्टेब्लिश किया गया था और स्टैट्यूटरी बॉडी है यानी कि एक्ट से बनी है। एक्ट कौन सा है इसका, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंतर्गत इसे बनाया गया है। अब इनका काम क्या है, इनका काम है बेसिकली इंडिया में, इंडियन इकोनॉमी में ऐसी पॉलिसीज़ बनाना, ऐसे स्ट्रैटेजीज नई नई लेकर आना जिससे जो एनर्जी, जो पावर यूसेज है उसको हम लोग रिड्यूस कर सके, मतलब कि उसका बिल्कुल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। और इसके साथ साथ अगर हम इनकी 2026 में की अचीवमेंट देखें तो इंडिया जो है वो सक्सेसफुली अपना एमिशन इंटेंसिटी, जो कार्बन एमिशन इंटेंसिटी है एज पर योर GDP, वो रिड्यूस कर चुका है बाय 36% फ्रॉम योर 2005 लेवल्स, और 52% नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी हो चुकी है। हमारा जो 2030 का टारगेट था, अब यहाँ पे याद करो, हमेशा हम एनवायरनमेंट में डिस्कस करती हूँ मैं जब भी एनवायरनमेंट की कोई न्यूज़ होती है कि हमारे टारगेट्स हैं, हमने 2030 में अपने नेशनली डिटरमाइंड टारगेट्स, NDC नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन जिसे बोली जाती है, जो ली गई थी, उसमें इंडिया ने क्या कहा था कि 50% हम अपना नॉन फॉसिल फ्यूल यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी करेंगे। हम उसको सरपास ऑलरेडी कर चुके हैं, 52% कर चुके हैं। तो ये करना, ये देख रेख करना अपनी इंटेंसिटी। अब कार्बन एमिशन कैसे कम होएगा कि आप जो भी, अगर कोई भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं जहाँ पे कोल यूज़ हो रहा है, ये सब उनका यूसेज कम करना, उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कम जनरेट करना, ये सब कुछ कौन देखता है, आपका BEE ही देखता है। सो इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं इंपॉर्टेंट BEE के, स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग। सो ये सबसे आपको सबको पता होगा, ये स्टार रेटिंग हर अप्लायंस पे होती नहीं है, ये 1 स्टार है, ये 2 स्टार है, वैसे 5 स्टार बने होते हैं और रेड रेड कलर हुआ होता है जितने स्टार वो चीज़ होती है। इसका मतलब क्या होता है कि वो चीज़ उतनी एनर्जी एफिशिएंट है, जितने ज़्यादा स्टार, 5 स्टार का मतलब बहुत कम एनर्जी यूज़ करती है, 1 स्टार का मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं। तो ये किसका है, ये आपका इनिशिएटिव BEE का ही है। इसके साथ साथ पैट स्कीम, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, तो एक रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट है इनका,
टू reduce स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन इन एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़। तो जो भी इंडस्ट्रीज़ है जो बहुत, देखो जिसमें पावर, इतना मशीनरी बहुत चलती है, तो अगर वो लोग देखिए एनर्जी सेव करते हैं और ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, तो उन्हें ऑब्वियसली जो स्कीम है इसके अंतर्गत बेनिफिट मिलता है। देन एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ECBC भी आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने ही बनाया था। सो ये एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं इसके अंतर्गत फॉर कमर्शियल बिल्डिंग्स। इसके साथ साथ है कैफे नॉर्म्स। क्या है ये? है इम्प्रूविंग फ्यूल एफिशिएंसी इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, और करंटली इसके डायरेक्टर जनरल हैं श्री कृष्णा चंद्रा पानीग्राही जी। अब रिसेंटली क्या क्या देख लेते हैं कि फोकस रहा है BEE का। तो अब BEE जो हैं, अब जो रिसेंटली इनके डायरेक्टर जनरल हैं, उनकी लीडरशिप के अंतर्गत उन्होंने RCO पोर्टल लॉन्च किया, यानी कि रिन्यूएबल कंजम्पशन ऑब्लिगेशन पोर्टल। इसके अंतर्गत वो मॉनिटर करते हैं, और BEE स्टार लेबल मोबाइल ऐप भी उन्होंने लॉन्च की है। और इसमें क्या होता है, वो देख रहे हैं कि कितना रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू कंजम्पशन हो रहा है, उस सब के बारे में। और स्टार लेबल मोबाइल ऐप जो है ना, उसमें कोई भी कंज्यूमर, जैसे कि आप, मैं, कोई भी इस ऐप में जाके ये देख सकता है जो अप्लायंस है उसकी एफिशिएंसी जो मार्क्ड है वो सही है या नहीं है, जिससे क्या हो हम लोग बिल्कुल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें। देखो क्या होगा, हमारा भी बेनिफिट होगा, जब बिजली कम कंज्यूम होगी हमारा बिल भी कम आएगा, है ना। उसके साथ साथ विकसित भारत @2047, ऑब्वियसली ये तो हमारा गोल है हमारी कंट्री का। जो रिसेंटली डायरेक्टर जनरल हैं वो BEE को स्टीयर कर रहे हैं टुवर्ड्स एमर्जिंग हाई डिमांड सेक्टर्स, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन एनर्जी एफिशिएंसी इन डेटा सेंटर्स एंड AI इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि देखो बहुत ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं, ये सुपर कंप्यूटर्स, AI, ये इतना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं ना, इसमें एफिशिएंसी लाना इतना ज़रूरी है, और इस पर भी BEE ध्यान दे रही है। इसके साथ साथ इंडस्ट्री डीकार्बनाइजेशन पर भी ध्यान दिया जा रहा है आपका, जैसे कि पैट स्कीम के बारे में अभी हमने ऊपर बात किया ना। इसमें क्या है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जो है उसको तरफ भी काम कर रहे हैं। ये जो अभी है ना डायरेक्टर जनरल जो लीडर हैं BEE के, वो क्या चाहते हैं कि जो पैट स्कीम है ना उससे हम ट्रांजिशन कर जाएं। अभी क्या है, हम लोग जो कंपनी ठीक है बेनिफिट कर रही है हम उनको बेनिफिट दे देते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, इसकी जगह हमें कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, ये जो आपकी स्कीम है ना ये इंटरनेशनल लेवल पर ऑलरेडी चलती है। क्योटो प्रोटोकॉल में बेसिकली आपकी ये स्कीम लाई गई थी। उस स्कीम में क्या होता है कि कोई भी कंट्री जिसका कार्बन एमिशन कम हुआ है ना, और जिस दूसरी कंट्री जिसने अपने डिटरमाइंड उनसे ज़्यादा किया है, कि मैंने, उसने कहा था वो इतने % करेगा पर ज़्यादा है, तो वो जो जिसने कम किया है ना वो टेक्निकली बेच सकता है अपने वो कार्बन क्रेडिट्स। तो सिमिलरली जो अब हैं BEE के डायरेक्टर जनरल, वो चाहते हैं कि ऐसी ही स्कीम इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए भी लाई जाए, एंड ही इज़ वर्किंग टूवर्ड्स इट। इसके साथ MSME को सपोर्ट दिया जा रहा है। तो आदित्य स्कीम है आपकी, विच इज़ एडवांस डिग्री ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी टियरिंग फॉर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज। ये स्कीम लाई गई है टू हेल्प स्मॉल बिजनेसेस अडॉप्ट ग्रीन प्रैक्टिसेस। और क्या क्या 25th फाउंडेशन डे पे अनाउंसमेंट की है BEE ने। BEE @25 लोगो, एक लोगो अनवील किया गया था जो कॉमेमोरेट करता है 25 ईयर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन। RCO पोर्टल, इसके बारे में अभी हमने पीछे भी बात कर ली, ये नया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया है टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग स्टेक होल्डर्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी ऑब्लिगेशंस। BEE स्टार लेबल ऐप, इसके बारे में भी हमने बात कर ली है कि कंज्यूमर्स को बेसिकली एम्पावर करता है कि वो QR कोड स्कैन करें अप्लायंसेस पे और ये देख लें कि उसका एनर्जी परफॉर्मेंस डेटा क्या है। इसके साथ साथ जो पावर मिनिस्टर हैं उन्होंने ऑफिशियली BEE को प्रिवेंटिव इंस्टीट्यूशन घोषित किया है फॉर द पावर सेक्टर, बिकॉज ऑब्वियसली BEE इज़ सेविंग एवरी यूनिट, जो वो बचा रहे हैं इज़ अ यूनिट जनरेटेड। तो देखो जो बचा रहे हैं वही वरना जनरेट करते, उसी की वजह से क्या होता है, कार्बन एमिशन होते हैं। चलिए नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ आउटकम्स, विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा टू इंडिया। तो देखो जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में आते हैं या हमारे किसी और देश में जाते हैं तो कुछ ना कुछ MOU साइन होते हैं, वो हम डिस्कस करते रहते हैं। तो अब कनाडा के साथ भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक एंड ट्रेड आउटकम्स क्या रहे हैं। सेपा नेगोशिएशंस हुई हैं आपकी। दोनों नेशंस ने भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन किए हैं। ये बात याद रखना, मैं हमेशा हर क्लास में क्लियर करती हूँ, टर्म्स ऑफ रेफरेंस हुए हैं, अभी कोई वो
आपका साइन नहीं हो गया, ठीक है। सो वो नेगोशिएशंस अब लॉन्च होंगी फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसके साथ साथ इसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस में रखा गया है कि जो बायलैटरल ट्रेड है उसे डबल किया जाएगा टू $50 बिलियन बाय 2030। इसके साथ साथ इंडिया कनाडा CEO फोरम जो है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, बंद हो गई थी, अब उसे दोबारा किया जाएगा। चलिए स्ट्रैटेजिक एनर्जी में सेक्टर में देख लेते हैं क्या क्या पार्टनरशिप हुई है आपकी। न्यूक्लियर एनर्जी के केस में $2.6 बिलियन की 10 ईयर की डील साइन हुई है विद केमेको, जो कि कनाडा क्या है। अब वो क्या होगा, जो केमेको है वो यूरेनियम और कॉन्सेंट्रेट सप्लाई करेगा टू फ्यूल इंडियन रिएक्टर्स। इसके साथ साथ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के केस में भी कॉपरेट करेंगी दोनों कंट्रीज़। एंड ग्लोबली भी कनाडा जो है उन्होंने अनाउंस किया है दैट इट विल जॉइन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। तो ISA के बारे में आप सब जानते हैं, देखिए इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन है जो हेडक्वार्टर्ड है इंडिया में, इंडिया ने ही इसकी नींव रखी थी। चलिए अगला है फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर के केस में। सो पल्स प्रोटीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किया जाएगा एट निफ्टेम कुंडली टू फोकस ऑन एडवांस प्रोटीन एक्सट्रैक्शन एंड फोर्टिफाइड पल्स प्रोडक्ट्स। तो दोनों कंट्रीज ये मिलकर इस्टेब्लिश करेंगे। इसके साथ साथ MOU साइन हुआ है फॉर कॉपरेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग एंड डिजिटल एग्रीकल्चर। इनोवेशन और एजुकेशन के फील्ड में आपकी जो भी कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 2-वे मोबिलिटी और रिसर्च को फैसिलिटेट करेंगी। जॉइंट टैलेंट एंड इनोवेशन स्ट्रैटेजी लॉन्च की गई है इसलिए। इसके साथ साथ कनाडा ने फुली फंडेड रिसर्च इंटर्नशिप्स भी अनाउंस की है फॉर 300 इंडियन स्टूडेंट्स एनुअली, और ये 3 साल तक के लिए रहेगा। एंड इसके साथ साथ 24 और MOUs एंड पार्टनरशिप साइन हुए हैं बिटवीन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़। डिफेंस में भी देख लेते हैं। सो फर्स्ट एवर इंडिया कनाडा डिफेंस डायलॉग आपका इस्टेब्लिश होगा मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में। इसके साथ साथ इंडिया ने सपोर्ट भी कर रहा है कि कनाडा देखो ज्वाइन करना चाहता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, अभी नहीं ज्वाइन हुआ है, करना चाहता है, तो इंडिया उसे सपोर्ट कर रहा है कि वो ज्वाइन हो जाए एज अ डायलॉग पार्टनर। और इंडिया कनाडा पार्लियामेंट फ्रेंडशिप ग्रुप भी आपका फॉर्म किया गया है। चलिए नेक्स्ट है क्विक एस्टिमेट ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड यूज बेस्ड इंडेक्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2026 आपका आ चुका है। जो डेटा है ये क्या शो कर रहा है कि 4.8% ईयर ऑन ईयर आपकी ग्रोथ देखी गई है इन द मंथ ऑफ जनवरी इन योर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इस क्या है आपकी दिसंबर 2025 में ये 8% थी, लेकिन जनवरी में 4.8% है, यानी कि कहीं ना कहीं ग्रोथ आपकी नीचे गई है। क्योंकि क्या है देखो उस टाइम क्या था, फेस्टिव सीज़न था, आपकी ग्रोथ ज़्यादा आ रही थी। अगर आप पिछले मंथ्स के अपने IIP निकाल के देखोगे ना तो वो क्योंकि फेस्टिव सीज़न था उसमें बूस्ट मिल गया था, लेकिन अब वो जनवरी में फिर से स्लो डाउन हो गया है। तो बेस अभी इसका क्या चल रहा है IIP का, आपका 2011-12 ही चल रहा है। ये याद रखना कि बेस किसके बदले हैं, कब बदले गए हैं। चलिए 3 सेक्टर्स बेसिकली आपके IIP में होते हैं। माइनिंग जो है आपका उसमें 4.3% का इंक्रीज देखा गया है, मैन्युफैक्चरिंग में 4.8%, इलेक्ट्रिसिटी में 5.1%। ओवरऑल आपका जनरल IIP आया 4.8% का। तो आपका जो IIP है ना 2 क्लासिफिकेशंस में निकाला जाता है। सेक्टोरल क्लासिफिकेशन जिसमें आपकी 3 ही होती है, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से सबसे हाईएस्ट वेटेज आपकी मैन्युफैक्चरिंग की होती है। मैन्युफैक्चरिंग में आपके 23 इंडस्ट्री ग्रुप्स होते हैं जिसमें से 14 ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है। टॉप आपके रहे हैं बेसिक मेटल्स, मोटर व्हीकल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल प्रोडक्ट्स। और दूसरी होती है यूज्ड बेस क्लासिफिकेशन भी। अब इसमें क्या होता है कि कैसे कैसे यूसेज की गई है, उसमें आपकी कैटेगरीज होती है। प्राइमरी गुड्स जिसमें 3.1% का ग्रोथ है, कैपिटल गुड्स में भी अच्छा ग्रोथ है आपका, इंटरमीडिएट गुड्स देन इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में काफ़ी 13.7% का ग्रोथ देखा गया है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड फाइनली कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स इकलौता है आपका जिसमें आपके डिक्लाइन देखा गया है -2.7% का। अब यहाँ पे क्या आपका की टेक अवे रहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन गुड्स जो हैं उसमें हाईएस्ट ग्रोथ देखी गई है। अभी क्यों देखी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ज़्यादा हो रहा है,
क्यों हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बहुत साइन हो रहे हैं। देखो जब भी कैपेक्स होगा ना, कैपेक्स आपको लग रहा है कि ऊपर जा रहा है, तो उस केस में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो गए, कुछ भी गवर्नमेंट के कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे होते हैं किसी भी वे में कंट्री में, तो वो बढ़ता है। एंड दूसरी साइड अगर मैं कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स की बात करूँ, वो नेगेटिव टेरिटरी में है। सो दिस इज़ बेसिकली आपकी FMCG डिमांड जो है उसमें थोड़ी सॉफ्टनिंग हुई है फेस्टिवल सीजन के बाद। चलिए नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो ये हर साल आपका March 3 को मनाया जाता है। एंड ये आपका कब अडॉप्ट हुआ था? ये कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा साइट्स, जिसे हम पॉपुलरली बोलते हैं, वो अडॉप्ट हुआ था ऑन March 3, 1973 को। इसीलिए इस दिन को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपका मनाया जाता है। ऑफिशियली इसको UNGA ने कब प्रोक्लेम किया था? दिसंबर 2013 में। अब इस दिन क्या है? बेसिकली वाइल्ड एनिमल और प्लांट्स की जो भी, देखो इतनी डाइवर्सिटी, इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, उनके बारे में अवेयरनेस लाना कि कौन से किस आपके उनको एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनको बचाना, इस सब के बारे में लोगों को बताने के लिए। थीम क्या था 2026 के लिए? मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ, हेरिटेज एंड लाइवलीहुड्स। नेक्स्ट है निफ्टेम के ने MOU साइन किया है विद यूनिवर्सिटी ऑफ सास्कैचुअन कनाडा टू स्ट्रेंथन इंडो कैनेडियन कोलैबोरेशन इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये अभी हमने जो कनाडा के सारे MOUs देखे हैं उसमें भी हमने इसके बारे में बात की थी। नेक्स्ट है CCI यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्स एक्विजिशन ऑफ एडिशनल शेयर होल्डिंग इन जनरली सेंट्रल इंश्योरेंस कंपनी एंड जनरली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस। और किसने किया है ये शेयर होल्डिंग एक्वायर? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर अटेंड्स रायसीना डायलॉग 2026। तो आपका ये डायलॉग हुआ है न्यू दिल्ली में होता है। सो March 5 से 7 हुआ था। ये आपका एडिशंस होते रहते हैं। ये जो इस बार का था ये 11th एडिशन था। ये बेसिकली इंडिया की एक प्रीमियर कॉन्फ्रेंस होती है ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स, और काफ़ी कंट्री के लोग इसमें आके अटेंड करते हैं। एनुअली इस इवेंट को इंडिया होस्ट करता है और इसे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन होस्ट करती है इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो रायसीना डायलॉग क्या है? ये ना रायसीना हिल है विच इज़ योर सीट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो दिल्ली में है ना, वो रायसीना हिल बोला जाता है उसे, उसी पर ये रायसीना डायलॉग का नाम रखा गया है। सो ये क्रॉस सेक्टर इसमें प्लेटफॉर्म है, लोग अलग अलग सेक्टर से आते हैं, मल्टी स्टेक होल्डर्स हैं, ग्लोबल लीडर्स आते हैं, हेड्स ऑफ स्टेट आएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स, प्राइवेट सेक्टर के CEOs, तो काफ़ी अलग अलग उससे लोग आते हैं और इसे अटेंड करते हैं। बेसिकली वर्ल्ड लेवल पर जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी है, हर चीज़ की बात इसमें की जाती है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एशियन इंटीग्रेशन एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया टू शेप ग्लोबल नैरेटिव्स रादर देन जस्ट फॉलो देम। और इसकी वजह से क्या होता है? देखो ऑब्वियसली इंडिया की डिप्लोमेसी बेटर होती है, हमें बहुत सारे अलग अलग डाइवर्स फील्ड के स्टेक होल्डर्स से हम बात कर पाते हैं। सो जो आपका 2026 में हुआ है रायसीना डायलॉग, उसका थीम क्या था? समस्कारा, असर्शन, एकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट। नेक्स्ट है यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह जी सॉफ्ट लॉन्चेस डिजिटल टूल्स एंड मैस्कॉट्स प्रगति फीमेल एंड विकास मेल फॉर सेंसस 2027। तो ये जो मैस्कॉट्स हैं दोनों आपके लॉन्च किए गए हैं सेंसस के लिए। सो प्रगति जो है वो फीमेल एन्यूमरेटर है। ये क्या है? इट सिम्बलाइजेस प्रोग्रेस एंड एक्टिव रोल ऑफ वुमेन इन डेटा कलेक्शन। और विकास जो है, जो एक मेल एन्यूमरेटर है, इट सिम्बलाइजेस डेवलपमेंट एंड द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ द नेशन। के दोनों देखो जेंडर्स मिल के सेंसस के लिए काम कर रहे हैं। सो टुगेदर जो है दोनों जेंडर इक्वालिटी ऑब्वियसली, क्योंकि देखो दोनों जेंडर्स का इक्वल पार्टिसिपेशन रहेगा, तो इसको दर्शाने के लिए मैस्कोट्स आपके लाए गए हैं। आपको नाम बेसिकली याद रखना, प्रगति एंड विकास। अब जो सेंसस कंडक्ट होगा ना, इसमें बेसिकली 4 डिजिटल टूल्स आपके यूज़ किए जाएंगे जिन्हें डेवलप किया है CDAT ने। सबसे पहले है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर। तो एक वेब मैप एप्लीकेशन है which will allow officials to use satellite imagery to digitally carve out enumeration blocks। डिजिटली वो देख सकते हैं कि हाँ ये ब्लॉक मैं कर चुकी हूँ, ये ब्लॉक मुझे करना है। इससे क्या होगा कि वो जोग्राफिकली मार्क कर सकते हैं कि कोई भी घर रह तो नहीं गया, कोई भी बाउंड्री एरर्स भी इससे नहीं आएंगे। देन HLO आपका मोबाइल एप्लीकेशन,
ये एप्लीकेशन आपके सारे एन्यूमरेटर्स के लिए हैं जो भी सेंसस कंडक्ट करेंगे। सो ये ऑफलाइन ऐप भी है, ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपको ऑनलाइन ही होना होगा। 16 रीजनल लैंग्वेजेस में ये ऐप अवेलेबल है और इसमें सारा डेटा जो भी कलेक्ट होगा वो डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं, वो सेंटर सर्वर्स के पास चला जाएगा। देन सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल, सो ये एक सबसे पहला है, फर्स्ट टाइम है किसी भी सेंसस के लिए कि सिटीजन्स खुद जाके अपना सेंसस में डेटा दे सकते हैं। ऑनलाइन जाओ और उस पोर्टल में जाके खुद ही अपना डेटा दे दो। नेक्स्ट है सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो एक पूरा ये सिस्टम रहेगा एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, जिससे वो सब डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे पूरा देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि टाइमली सारा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो टाइमलाइन आपकी क्या रहेंगी? ऑब्वियसली देखो, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज होने वाली है, इन्वॉल्विंग ओवर 3 मिलियन ऑफिशियल्स, मतलब 30 लाख ऑफिशियल्स लगेंगे इसमें। फेज़ 1 होगा जिसमें सारे हाउस लिस्टिंग होगी और हाउसिंग का सारा सेंसस किया जाएगा, जो अप्रैल 1 से सितंबर 30, 2026 तक रहेगा। देन फेज़ 2 होगा, पॉपुलेशन की पूरी काउंटिंग की जाएगी, ये फेब 2027 में आपका स्टार्ट होगा। एंड बेसिकली जो मोस्टली इंडिया में होगा, रेफरेंस टाइम आपका रहेगा फ्रॉम 00 आवर्स ऑन March 1, 2027। तो ये पूरा रेफरेंस डेट रहेगी, इस डेट का ही बेसिकली एन्यूमरेशन सारा हमारे पास आएगा। एंड टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आपकी पूरी सेंसस की, इस एक्सरसाइज की कितनी लगाई जा रही है? 11,718 करोड़ रुपीज़। चलिए, लिस्ट ऑफ आउटकम्स, विजिट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड, तो उनका भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या MOUs एग्रीमेंट साइन हुए हैं। तो 3 बहुत मेजर फॉर्मल एग्रीमेंट साइन हुए हैं। सबसे पहले माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप के लिए। सो देखो, जो फिनलैंड है ना, वहाँ पे बहुत अब टेक टैलेंट हमारा जा रहा है, नॉर्डिक कंट्रीज़ की तरफ भी वो जा रहे हैं। सो इसमें क्या है, अब MOU साइन हुआ है, एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें पूरा एक लीगल फ्रेमवर्क लाया गया है टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल रिसर्चर्स एंड स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ एनवायरमेंटल कॉपरेशन को भी रिन्यू किया गया है। 2020 में पैक्ट साइन किया गया था, अब उसको एक्सटेंड किया गया है। बेसिकली आपके सर्कुलर इकोनॉमी सॉल्यूशन, ग्रीन हाइड्रोजन, वेस्ट टू एनर्जी, इन सारी चीज़ों पर फोकस करेंगी दोनों कंट्रीज़। देन स्टैटिस्टिक्स में भी कॉपरेट करेंगी। MOU साइन हुआ है दोनों, जैसे कि हमारी एजेंसी के बीच में और उनकी एजेंसी के बीच में, फिनलैंड की एजेंसी के बीच में, कि वो दोनों अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करेंगे। इसके साथ साथ और क्या क्या है, ट्रेड टारगेट 2030। सो देखिए, इंडिया EU FTA आपको पता ही है कि साइन हो चुका है, आपका कंक्लूड हो चुका है। सो अब दोनों जो लीडर्स हैं, फिनलैंड के साथ भी हम अपना ऑब्वियसली FTAs पर बात चला रहे हैं और हम अपना बायलैटरल ट्रेड डबल करना चाहते हैं बाय 2030। देन जॉइंट टास्क फोर्स बनाई गई है ऑन 6G, तो इसमें पार्टनरशिप करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू जो आपकी फिनलैंड की है एंड भारत 6G अलायंस। देन वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटलाइजेशन भी आपका बनाया गया है। तो इसमें बेसिकली आपके हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, इन सारी चीज़ों पर आपका क्रॉस सेक्टर बॉडी रहेगी। दोनों कंट्रीज़ के डिफरेंट सेक्टर्स के ऑफिशियल्स आकर इसमें पार्ट करेंगे। देन इंडो फिनलैंड स्टार्टअप कॉरिडोर, तो एक आपके लिए क्या है कि जो भी इंडियन स्टार्टअप्स हैं उनका लिए एक ब्रिज बनाया गया है। ब्रिज मतलब उनके लिए एक ईजी पाथ बनाया गया है कि वो अब स्लश जो हेलसिंकी में लोकेटेड हैं वहाँ पर भी अपनी प्रेजेंस ला सकते हैं, और जो फिनलैंड के एंटरप्रेन्योर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे इन इंडिया स्टार्टअप महाकुंभ। देन वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2026, सो इसमें अनाउंस किया गया दैट इंडिया एंड फिनिश इनोवेशन फंड, जो कि जिसका नाम क्या है, सिट्रा, विल को होस्ट द वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन इंडिया लेटर दिस ईयर। इसके साथ साथ एक न्यू आपका मैकेनिज्म लाया गया है बिटवीन फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ बोथ दी कंट्रीज़। एजुकेशन के फील्ड में जो आपके हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी और फिनिश प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर स्टब, उसमें भी उन्होंने कहा कि टीचर ट्रेनिंग और आर्कटिक रिसर्च में हम लोग अपने टाइज को और बढ़ाएंगे। सो नेक्स्ट वी हैव बर्थडे विद अ पर्पस। तो शिवराज सिंह चौहान जी का बर्थडे था, उस पर उन्होंने अब अनाउंस किए हैं 5 मेजर पब्लिक वेलफेयर इनिशिएटिव्स। तो सबसे पहले है मामा कोचिंग क्लासेस। तो ये बेसिकली जो भी हमारे यंग
लोग हैं, यंग इंडिविजुअल्स हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनकी मदद करने के लिए ये लॉन्च की गई है। इसमें फ्री कोचिंग दी जाएगी फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम्स, एसएससी, एमपीपीएससी, डीआरडीओ, फॉरेस्ट सर्विसेज। और पहला इसका जो इनिशियल फेज़ है वो आपका विदिशा, रायसेन और भैरुन्ना में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है प्रेम सुंदर प्रतिभा सम्मान। जो आपके पेरेंट्स हैं ना शिवराज सिंह चौहान जी के, उनकी मेमोरी में उन्होंने ये सम्मान का नाम रखा है, श्री प्रेम सिंह चौहान जी और श्रीमती सुंदरबाई जी। ये एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम रहेगा जो बेसिकली जो भी बच्चे बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट लेकर आएंगे उनको दिया जाएगा। जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स रहेंगे क्लासेस 10th और 12th के, आपकी उनमें आप दिया जाएगा। और ये किन को दिया जाएगा, अभी ये बेसिकली लॉन्च किया गया है आपके विदिशा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के 8 असेंबली सेगमेंट्स में भी लॉन्च किया गया है। देन जो टॉपर्स हैं इसके साथ साथ उन्हें कैश अवार्ड्स मिलेंगे और 51,000, 31,000 एंड 21,000। और टॉप 3 स्टूडेंट्स को, जो भी एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी में टॉप 3 होंगे, उनको और ज़्यादा बड़े अमाउंट के अवार्ड्स मिलेंगे। देन ममा मोबाइल हॉस्पिटल, इसमें क्या है बेसिकली मोबाइल मेडिकल यूनिट्स आपकी बनाई जाएंगी जो विलेजेस तक ट्रैवल करेंगी और रिमोट हैबिटेशंस तक जाएंगी और फ्री मेडिकल कंसल्टेशंस, ट्रीटमेंट और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ देंगी। जो प्रोजेक्ट है इसे एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड में से बेसिकली फंड्स यूज़ करके लॉन्च किया गया है। देन मोटराइज ट्राईसाइकिल्स फॉर दिव्यांगजन। सो ऑब्वियसली देखो, एज हिज कमिटमेंट टू सोशल इंक्लूजन एंड डिग्निटी, एक स्पेशल कैंपेन लॉन्च किया गया टू डिस्ट्रीब्यूट मोटराइज ट्राईसाइकिल्स टू दिव्यांग सिटीजन्स। एंड लास्ट है आपका 5 रेजोल्यूशंस फॉर अ स्ट्रॉन्ग सोसाइटी। सो 5 रेजोल्यूशंस जो उन्होंने अपील किए हैं कि क्या हमें अडॉप्ट करने चाहिए एज अ सोसाइटी। पहला है सोशल हार्मनी, कि सब मिलजुल के रहें, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। फैमिली यूनिटी, कि यूनिटी बनाकर रखें अपनी पूरी सोसाइटी में। स्वदेशी, अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को हम लोग खरीदें और प्रमोट करें। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें। और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, अपने आसपास पेड़ लगाएं, अपने एनवायरमेंट को बचाएं। चलिए नेक्स्ट है इंडियाज़ अचीवमेंट इन FTAs फॉर द ईयर 25-26। तो देखिए काफ़ी FTAs साइन हुए हैं और काफ़ी टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी फ्यूचर FTAs के लिए साइन हो चुके हैं। तो एक थोड़ा सा आपके लिए, क्योंकि देखो डिटेल में तो हम सारे डिस्कस करते रहते हैं जब भी साइन होते हैं, थोड़ा सा आपके लिए एक रीकैप के लिए है। सो अभी हमारे एज ऑफ मार्च 2026 9 एक्टिव FTAs हैं हमारी कंट्री के, स्पैनिंग 38 कंट्रीज़। 38 क्यों हो गई, क्योंकि देखो EU में ही काफ़ी कंट्रीज़ आ जाती हैं। सो सबसे बड़ा है द मदर ऑफ ऑल डील्स हमारा इंडिया EU FTA, जो जनवरी 27 में आपका साइन हुआ था। एंड इसमें क्या है बेसिकली आपके 2 बिलियन पीपल का कंबाइंड मार्केट क्रिएट हुआ है इंडिया के लिए, अकाउंटिंग फॉर 25% ऑफ ग्लोबल GDP। और इंडिया को इसमें ड्यूटी फ्री एक्सेस मिली है फॉर ओवर 99% ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स। इसमें बेसिकली आपके टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, मेराइन प्रोडक्ट्स, ये जो सेक्टर्स हैं इनको काफ़ी बेनिफिट रहा है। एंड इसके साथ साथ सर्विसेज सेक्टर में इंडियन IT प्रोफेशनल, हेल्थ केयर वर्कर्स और स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। डिटेल में आपका डिस्कस्ड है पहली क्लासेस में, आप क्लासेस जाकर देख लीजिए यूट्यूब पे। नहीं तो अगर आप बिगनर टू बैंकर कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं, नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लो, उसमें आपके मंथली PDFs दिए होते हैं, उसमें भी आप जाके सब रिवाइज कर सकते हो। देन आपका इंडिया UK आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था वो जुलाई 2025 में साइन हुआ था। उसमें क्या क्या है आपका, हमें बायलैटरल ट्रेड को डबल करना है टू $100 बिलियन बाय 2030। इसके साथ साथ डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी पार्ट था उसका, जिसमें इंडियन कंपनीज और प्रोफेशनल्स जो हैं अब एनुअली 4,000 करोड़ रुपीस बचा पाएंगे बाय एलिमिनेटिंग डुअल सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स। और ड्यूटी फ्री एक्सेस तो देखो हर उसमें ऑब्वियसली पार्टी होता है हर आपके FTA का। देन इंडिया EFTA टेपा यानी कि ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमारा साइन हुआ था EFTA कंट्रीज से, जिसमें आपके स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein आते हैं। ये आपका अक्टूबर 1, 2025 को आया था फोर्स में। देन इसमें भी $100 बिलियन का प्लेज लिया गया है।
दैट जो भी नेशंस हैं आपके EFTA के, वो इन्वेस्ट करेंगे $100 बिलियन इन इंडिया। और इससे क्या होगा, आपकी 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी ओवर नेक्स्ट 15 ईयर्स। इसके साथ साथ एक डेडिकेटेड इंडिया EFTA डेस्क भी बनाया गया था, जो Feb 25 से आपका ऑपरेशनल हो गया था। फिर जो आपका सिंगल विंडो सर्व करेगा, सिंगल विंडो बेसिकली फॉर इन्वेस्टर्स इन रिन्यूएबल एनर्जी, लाइफ साइंसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके साथ साथ और क्या क्या हुए हैं, आपका इंडिया ओमान सेपा साइन हुआ है, ये आपका दिसंबर 18 में साइन हुआ था, जिसमें इंडिया को 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल चुकी है ओवर 98% ऑफ टैरिफ लाइंस, ठीक है। देन इंडिया न्यूजीलैंड FTA, ये दिसंबर 22 को, सारे हमने ना डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, पिछली क्लासेस देख लेना, पिछले वीडियोस पढ़ लेना, ये सिर्फ आपके लिए एक रिवीजन के लिए है। देन इंडिया US इंटरिम फ्रेमवर्क, तो ये फ्रेमवर्क भी हम सारा डिस्कस कर चुके हैं Feb 7, 2026 को। अभी फ्रेमवर्क साइन हुआ है, फाइनलाइज नहीं हुआ है, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था। देन इंडिया GCC एंड इजराइल, इसमें भी आपकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन हो चुकी हैं, Feb 2026 में साइन हुई थी, और फर्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन शुरू हो चुके हैं विद इंडिया इजराइल FTA। ओके, चलिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो ये क्या है, अभी देखिए मेजर माइलस्टोन सेलिब्रेट किया गया है इस परियोजना का, क्योंकि आपका जब ये लॉन्च हुई थी ना, उसी दिन पे आपका जन औषधि दिवस मनाया जाता है। तो 8वां जन औषधि दिवस मनाया गया है, और ये कब लॉन्च हुई थी, March 7 को, इसलिए March 7, 2026 को 8th जन औषधि दिवस आपका मनाया गया। करंट स्केल देख लेते हैं स्कीम का। तो पहले ये स्कीम है किसके बारे में, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि हाई क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन्स बहुत कम दामों में लोगों तक उपलब्ध करवाने के लिए। नहीं तो क्या है, देखो जो कंपनियों की ब्रांडेड होती है ना, वो इतनी इतनी महंगी होती है, लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, तो इसलिए कि जो जेनरिक मेडिसिन है ना, वो उनकी भी क्वालिटी अच्छी मिले लोगों को एट लो कॉस्ट, इसके लिए ये स्कीम लाई गई थी। करंटली इसका स्केल देख लेते हैं एज ऑफ March 2026। तो अभी तक आपके 18,000 जन औषधि केंद्र जो हैं वो फंक्शनल हो चुके हैं अक्रॉस ऑल इंडिया। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि 18,000 से बढ़ा के हम 25,000 कर दें बाय March 31, 2027। देखना आपके आसपास भी कहीं ना कहीं होगा जन औषधि केंद्र, नहीं है तो आप सरकार को बिल्कुल बोलिए, केंद्र बढ़ाने ही हैं, वो आपके वहाँ पर भी खोलेंगे। देन करेंटली जो है आपकी इसके थ्रू जो केंद्र हैं, इनके थ्रू 2110 मेडिसिन्स और 315 मेडिकल डिवाइसेस जो हैं वो दिए जाते हैं, इस बास्केट में इंक्लूडेड हैं, कवरिंग 29 मेजर थेरेपेटिक ग्रुप्स, जिसमें आपके एंटी कैंसर, कार्डियोवेस्कुलर, एंटी डायबिटिक, मतलब देखो कितनी दवाइयाँ उपलब्ध हैं इनके थ्रू। देन जो स्कीम है इसमें देखो ऑब्वियसली सिटीजन्स का काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। सिंस इट्स इंसेप्शन 38,000 करोड़ रुपीज़ अभी तक सिटीजन्स बचा चुके हैं, क्योंकि जो ब्रांडेड ऑल्टरनेटिव्स हैं उससे 50 से 80% तक कम प्राइजेस पर ये अवेलेबल होती हैं दवाइयाँ। देन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है स्कीम की, सो इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय फार्माक्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो काम करता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्माक्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। चलिए फीचर्स भी देख लेते हैं कि क्या क्या स्कीम के हैं कि जिसने इसे इतना देखिए सक्सेसफुल बनाया है। इसका जो स्कीम है ना, इसमें ये नहीं है कि सिर्फ एक ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स खोल दिए हैं दवाइयों के, ठीक है। इसके साथ साथ आपके ये जो केंद्र है ना, ये रेलवेज़ में भी खोले गए हैं, मेजर रेलवे स्टेशन में भी 116 केंद्र लोकेटेड हैं, जिसे माइग्रेंट वर्कर्स और ट्रैवलर्स को भी सर्व किया जा सके। तो देखो मतलब ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ कहीं पे भी खोल दिया, उन्होंने देखा कि कहाँ कहाँ ज़रूरत है। एक मोबाइल एप्लीकेशन जन औषधि सुगम भी आपकी लॉन्च की गई थी, टू अलाउ यूजर्स टू लोकेट नियरेस्ट केंद्र एंड कंपेयर द प्राइजेस ऑफ जेनरिक वर्सेस ब्रांडेड मेडिसिन। तो ये देख सकते हो, ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने सबसे पास का केंद्र आप देख सकते हो। इसके साथ साथ सुविधा पैड्स भी लॉन्च किए गए जो इन केंद्र के थ्रू दिए जाते हैं। दे आर बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स, जो कि सिर्फ पर पैड ₹1 में अवेलेबल हैं। देन इसके साथ साथ कोई भी अगर ये केंद्र खोलना चाहता है, उन्हें सपोर्ट भी दिया जाता है। स्पेशल इंसेंटिव ऑफ अप टू 2 लाख रुपीज़ आर प्रोवाइडेड टू एंटरप्रेन्योर्स जो कि नॉर्थ ईस्ट, हिमालयन और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में लोकेटेड है।
चलिए ये क्लास आपकी यहीं तक थी। क्लास के शुरू में भी जैसे मैंने आपको बताया था आरबीआई ग्रेड बी, उसके साथ साथ चाहे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बेस्ट कोर्स है बिगनर टू बैंकर कोर्स बाय बैंकर्स यूनिवर्सिटी। और सबसे अच्छा पॉइंट इसका, आपको जो गाइडेंस मिलती है ना सर की, बहुत हेल्पफुल रहती है। क्योंकि देखो ठीक है, मटेरियल तो हर जगह मिल जाएगा, लेकिन पढ़ना कैसे है, शुरू कैसे करना है, इतना मटेरियल देख के आधे लोग तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो तो छोड़ ही देते हैं कि मुझसे हो ही नहीं पाएगा। तो वो सारा आपको आशुतोष सर बताते हैं, समझाते हैं। और इस कोर्स को लेने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जल्दी लीजिए, सीट्स कम होती हैं, बहुत जल्दी जल्दी भर रही हैं। और आपके 2 वर्जन्स में अवेलेबल है ये कोर्स, स्टैंडर्ड एंड प्रो। स्टैंडर्ड आपका सारा ऑनलाइन रहता है, ये आपका आफ्टर 55% डिस्काउंट है, काफ़ी डिस्काउंट मिल रहा है आपको, 4899 में अवेलेबल है। प्रो वर्जन आपका, इसमें आपको सब कुछ ऑनलाइन तो मिलेगा, प्लस आरबीआई ग्रेड बी की फेज़ 2 की बुक्स होम डिलीवर्ड होती हैं, ईएसआई एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की। ये आपका 8499 में अवेलेबल है और ये भी डिस्काउंटेड प्राइस है आपका। और अभी भी आपको अगर कोई भी डाउट है कोर्स के बारे में, कुछ भी आप और जानकारी चाहते हैं, गाइडेंस के बारे में कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर गिवन है, बेझिझक मैसेज कीजिए।